गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जापान के संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जापान के संविधान की बात करने से पहले हम आपको उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ परिचय देंगे कि जापान कहाँ पर है, कहाँ बसा हुआ है, उसके भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जापान जो है वो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू द्वीप इनसे मिलकर बना है और इसमें बहुत सारे और भी छोटे छोटे द्वीप हैं। जापान है जो एक प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए बहुत से छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है। वहाँ का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र है, अर्थात 85% क्षेत्र वहाँ पर पर्वतीय पाया जाता है और 15% क्षेत्र मात्र मात्र मैदानी भाग पाया जाता है। दोस्तों, जो जापान है वो एशिया का सबसे पूर्वी देश है, इसे सूर्योदय वाला देश भी कहा जाता है। और दोस्तों, उसका क्षेत्रफल 3,77,765 वर्ग किलोमीटर है ओनली, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल से कुछ थोड़ा ही अधिक है। जैसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल आप जानते हो 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है, तो उससे थोड़ा ही कुछ अधिक है। और दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उसका 7वां स्थान है। इतना छोटी एरिया होने के बावजूद, यानी कि क्षेत्रफल में इतना छोटा एरिया होने के बावजूद भी वहाँ पर जनसंख्या में उसका 7वां स्थान है और 12 करोड़ 38 लाख वहाँ की वर्तमान में जनसंख्या है। और आपको पता है कि वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी है, फिर भी वहाँ पर इतनी अधिक जनसंख्या है। वहाँ जो पुरुष हैं वो 49.15% हैं पुरुष, और महिलाएं 50.85% हैं। वहाँ पर वैसे तो बहुत धर्म है, लेकिन अधिकांश संख्या में जो धर्मार्थी हैं वहाँ पर, जो धर्म मानने वाले हैं, वो बौद्ध हैं जो 8.5 करोड़ हैं। ईसाई हैं जो 8 साढ़े 8 लाख के समथिंग है, यानी कि 8.7 लाख इतने करीब ईसाई हैं। अब दोस्तों, जापान जो आपको पता है कि एशिया में सबसे पूर्व में है, उसका क्षेत्रफल भी ऐसा ही है, तो द्वीपों पर बसा हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही शिक्षित हैं और उनकी जो मेंटेलिटी है वो एक धर्म की दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता की है। उनमें कोई आपसी, इतनी धर्म होने के बावजूद भी कोई आपसी द्वेष, ईर्ष्या भावना कुछ नहीं होता। धर्म एक दूसरे से सहिष्णु है, एक दूसरे को बंधुत्व के अकॉर्डिंग देखते हैं। और वहाँ की एक स्थिति ऐसी भी है कि जिस प्रकार भारत में स्थायी तटस्थता है, या फिर देशों से मतलब किसी भी युद्ध को परित्याग करने की, किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होने की, धर्मनिरपेक्षता की नीति, ये बहुत सी उसकी उसके बारे में कहा जाता है। जापान में संवैधानिक विकास के बारे में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जब सामंतवादी व्यवस्था थी, तब क्या हुआ था कि सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त समाप्त कर दिया गया था। तो हम आपको बताएंगे सामंतवादी व्यवस्था कब समाप्त की गई थी। पहले इन बिंदुओं को बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान सम्राट 600 वर्ष ईसा पूर्व, यानी कि 2500 साल पहले से जो सम्राट बना था जिम्मू, उसका वंश अब तक वर्तमान तक भी चला आ रहा है, यानी कि 2500 साल पहले का वंश अभी भी है। 1892 में मीनामोटी वंश का एक व्यक्ति शासक बन बैठा, जिसने सम्राट के सैगुन की उपाधि, सम्राट से किसकी उपाधि प्राप्त की? सैगुन की उपाधि। और बाद में यही पद एक प्रकार की संस्था बन गई थी, यानी कि जो सैगुन की उपाधि प्राप्त की थी, तो जो ये पद था वो एक प्रकार की संस्था बन गई थी। और 1888 में सामंतवाद को इसने समाप्त कर दिया गया और सम्राट, समस्त शक्ति है वो सम्राट में आ गई थी। सन 1882 में सम्राट को राजकुमार को पश्चिमी संस्थाओं की समीक्षा का कार्यभार सौंपा गया था, यानी कि सम्राट को जो इस संविधान निर्माण के लिए सम्राट से कहा गया था, सम्राट के राजकुमार से, कि आप पश्चिमी देश यानी कि अमेरिकी जो देश हैं, अमेरिकी महाद्वीप के, उनकी संविधानिकी प्रणाली को, उनके शासन प्रणाली को अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो कि उनमें किस प्रकार का शासन है। तो ये कार्यभार राजकुमार को सौंपा और फिर उसने उस रिपोर्ट पर, प्रतिवेदन पर 1889 में एक नए संविधान का निर्माण किया, जिसे मिजी संविधान कहते हैं। 1894 में जापान ने कोरिया पर आक्रमण किया और कोरिया को उसमें हार भी मिली थी। जो चीनी साम्राज्य का अधीन था उस टाइम कोरिया, और कोरिया को जापान की उस टाइम विजय हुई। फिर जिसे चीनी जापान भी युद्ध छिड़ गया और चीनी युद्ध
में बुरी तरह पराजित हुए और शिमोनोसेकी जो की संधि यानी कि चीन और जापान के बीच शिमोनोसेकी की संधि हुई थी, उसके द्वारा जो फार्मोसा पश्काडोर्मा के जो द्वीप थे और पोर्ट आर्थर के जो बंदरगाह थे, उनके सहित मंचूरिया का जो क्षेत्र है ना, वो जापान को दिया गया। उसके साथ ही एक औतुंग प्रायद्वीप वो भी जापान को देने पड़े चीन के द्वारा। 1902 में एंग्लो जापानी संधि हुई थी और 1905 में रूस पर जापानी विजय हुई थी, यानी कि रूस से भी जापान ने युद्ध किया था। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो जापान उस समय कितना शक्तिशाली था कि एक विस्तृत महाशक्ति जो वर्तमान में रूस है, उस पर किसी टाइम पे जापान ने विजय प्राप्त की। 1932 में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार भी किया था। मंचूरिया एक क्षेत्र है जब चीन के जो पश्चिमी पूर्वी एरिया है प्रशांत महासागर में, वहाँ पर एक मंचूरिया क्षेत्र है जापान के समीप, उस पर अधिकार कर लिया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान में पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी जो नौसैनिक अड्डे है उस पर भीषण आक्रमण किया गया था। परिणाम स्वरूप 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों क्या हुआ था कि 7 दिसंबर को जापान ने हर्बल में स्थित अमेरिका के एक सैनिक अड्डा था, कहाँ पे था, जापान में, पर्ल हार्बर एक स्थान है, एक द्वीप है, उसमें अमेरिका का सैनिक अड्डा था। उस फिर इस अड्डे के पर जापानियों ने युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जापान को संविधान पेशा के संविधान पर आधारित है। दोस्तों इतनी डिटेल से हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतना बीए के क्षेत्र से, ट्वेल्थ के क्षेत्र से काफ़ी जो इतना ही काम आता है दूसरे इन देशों का संविधान एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों जापान के संविधान पेशा के संविधान पर आधारित है, जिसके समस्त शक्ति सम्राट में केंद्रित है। सम्राट ने शक्ति पृथक्करण को मान्यता दे दी थी। जो समस्त वहाँ की शक्ति थी वो सम्राट के हाथों में थी, आपको इतना याद रखना है बस। और जो शक्ति पृथक्करण को मान्यता दे दी थी सम्राट ने, शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। जापानी संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है? जापान एक महानतम आर्थिक शक्ति है, यानी कि जापान के संविधान में ऐसी ऐसी प्रणाली को अपनाया गया है कि वहाँ जापान में कम संसाधन होने के बावजूद भी वो एक आज महान विश्व की आर्थिक शक्ति बना हुआ है। जापान एशियाई नवजागरण का प्रेरणा स्रोत है, यानी कि सबसे पहले जो एशिया में नवजागरण का काल आया था वो जापान में ही आया था, तो इसलिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। जापान एशियाई जापान एशिया में संसदीय लोकतंत्र का घर है, यानी सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र जापान में स्थापित हुआ, इसे इसलिए इसे एशिया का संसदीय लोकतंत्र का घर कहा जाता है। जापानी संसद एशिया की स्वतंत्र सबसे प्राचीन संसद है, यानी कि 1890 में बनी थी। जापानी संसद एशिया की सबसे प्राचीन संसद। जापान ताजवादी लोकतंत्र है, यानी कि जापान में इस प्रकार का लोकतंत्र है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें जनता की भूमिका होती है, निर्णय करने में, कभी संविधान में कुछ संशोधन करने में, कानून बनाने में वो जनता के प्रतिनिधि करते हैं। किंतु वहाँ पर जो उनका वास्तविक मुखिया है वो ताज है, अर्थात सम्राट है। जापानी शासन विधान का निरालापन, इसका एक महत्व है जापानी शासन विधान का निरालापन को देखने में कि संसदीय व्यवस्था है, फिर भी वहाँ पर मंत्री है ना, सभी डायट के सदस्य होते हैं। जितने भी यहाँ पर मंत्री बनेंगे कार्यपालिका में वो सभी डायट अर्थात संसद के सदस्य होते हैं। और द्वितीय सदन यानी कि अपन हमारे यहाँ राज्यसभा कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि विधानसभा के सदस्य, पूरे राज्यों की विधानसभा के सदस्य थे वो उनका निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जनता द्वारा। और वहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और पुनर्निरीक्षण की विशेष शक्ति प्रदान की गई है।
और दोस्तों भारतीय विद्यार्थियों के लिए जापानी संविधान का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें विभिन्न हमारे भारत के संविधान से मिलती जुलती अनेक बातों को समाहित किया गया है। इसलिए हमारे को इस संविधान का विशेष महत्व है अध्ययन करने के लिए। जापान के संविधान का निर्माण मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से 26 जुलाई 1945 को पोट्सडम घोषणा संविधान निर्माण का आधार थी। यानी कि मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने पोट्सडम घोषणा की थी, वो हमारे संविधान का आधार बनी थी, जो कि अमेरिका के द्वारा की गई थी। फरवरी 1946 में जनरल मैकार्थर के निर्देशन में शासन विधान का प्रारूप तैयार किया गया था। उद्देश्य था उसका लोकतंत्र की स्थापना करना। सम्राट की शक्तियों का अंत करके समस्त शक्तियाँ जनता में निहित कर दी गई थी और 7 अक्टूबर 1946 को संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर दिया गया था उस प्रारूप को। और 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो, यानी कि उस समय सम्राट था हिरोहितो, उसने उसे स्वीकृति दे दी थी। और मई 1947 अर्थात 3 मई 1947 को संविधान को लागू कर दिया गया था, जिसे 100वां संविधान कहा जाता है, जो वह संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित था। थैंक यू दोस्तों। आपको एक ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना